हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरंभ एकेडमी। तो आपका आरंभ एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम जो सब्जेक्ट कवर करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये क्या है कि जरूरी है, यानी कि जिस भी एग्जाम में आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से प्रश्न बनने हैं उसमें इंडियन पॉलिटी पूछा ही पूछा जाता है। और अपकमिंग एग्जाम जो आपका यूपीएसआई का है स्टूडेंट्स, कौन सा? यूपीएसआई। इसमें तो समझ लीजिए कि ये एग्जाम आपके सिलेक्शन में रोल अदा करेगा, अर्थात चयन में निर्णायक रूप में अगर किसी सब्जेक्ट का योगदान है तो पॉलिटी और मूल विधि का है। तो जिसमें इंडियन पॉलिटी हम पढ़ने चल रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का 2 लेक्चर आपका जो कि बेसिक था, इवन अंडर बेसिक था, एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से सारांश, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर और सारांश तक, कहां तक? सारांश तक हमने कवर किया था। उसमें रफली पूरा इतिहास के बेसिक से लेकर और लगभग आ गए थे हम आधुनिक इतिहास तक आ गए थे। तो आज इंडियन पॉलिटी का जो व्यवस्थित पहला लेक्चर अगर कह सकते हैं तो व्यवस्थित रूप से ये पहला है जो कि कोर सब्जेक्ट का है। लेकिन इसके पहले भी हमने क्या है कि एक बेसिक पूरा सा अंडर बेसिक जाके पूरा समझाया था। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आज का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बनने में क्या इतिहास में ऐसी क्या पृष्ठभूमि बनी, क्या इतिहास में ऐसी घटनाएं घटित हुई, कैसे कैसे बेस बना। चूंकि उस समय क्या था कि देश अपना गुलाम था ब्रिटिश शासन का, तो उस हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो कि ये बीच का जो पार्ट स्टूडेंट्स आज का और कल का ये जो 1-2 लेक्चर रहेंगे, ये एक हिसाब से कह सकते हो कि आप संक्रमण लेक्चर हैं। संक्रमण लेक्चर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आधुनिक भारत के भी पार्ट हैं और इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 1600 ईस्वी में हम लोग आते हैं, ठीक है। 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? एक कंपनी की। उस कंपनी का नाम क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यानी कि भारत को फोकस करके कि भारत में किस तरीके से व्यापार किया जाए, भारत से कैसे धन का स्रोत अपना बढ़ाया जाए, उसको फोकस होके एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1600 ईस्वी में, ठीक है। और इसको इनडायरेक्टली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इसी कंपनी की स्थापना के क्रम में ये व्यापार का अधिकार प्राप्त होता है। वही चीज कि कोई कंपनी जब बनती है तो उस कंपनी को सरकार से अधिकार लेने होते हैं। तो उस समय की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इनके द्वारा दिए गए चार्टर के द्वारा कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कहां पर अधिकार प्राप्त होता है? तो वो अधिकार कहां प्राप्त होता है? भारत में। कहां पर? भारत में, ठीक है। तो इसी चार्ट को लेकर 1608 ईस्वी में एक घटना घटती है। 1608 में ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक तौर पर भारत में आगमन होता है। क्या होता है? भारत में आगमन होता है, ठीक। और वो कैसे होता है? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, कौन थे? एक कैप्टन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस। इनके एक जहाज जिसका नाम हेक्टर था। ये सब इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शनल में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो इनके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। हेक्टर से ये सूरत में एंट्री करते हैं। कहां पर एंट्री करते हैं? सूरत में। किस ईस्वी में? 1608 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, कहां? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में एक कारखाना स्थापित होता है। किसका? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स 1613 में क्या? 1613 में सूरत में क्या होता है? एक अस्थाई केंद्र की स्थापना होती है। तो अब 1600 के नियर अबाउट ये 3-4 वर्ष जो हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे 17वीं शताब्दी में पहुंचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये आधुनिक भारत का पार्ट है। तो 17वीं शताब्दी में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी और उनका इंडियन पॉलिटी से कैसे लिंकअप हो सकता है, उसको आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको पढ़ाने चल रहे हैं।
तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा 1613 तक हम लोग उधर थे। ठीक है, सूरत में अस्थायी केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं 1757 ईस्वी पर। ठीक है, कौन किस ईस्वी पर? 1757 ईस्वी पर। काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि भारत की दिशा और दशा बदलने वाली है। ये जो साल हैं 1757 और 1764, ये 2 वर्ष इतने निर्णायक रहे हैं कि अंग्रेज यहीं से कितना मजबूत होते हैं ये आपको जानने को मिलेगा। तो 1757 में क्या होता है कि एक विरोध प्रदर्शन होता है, उसमें अंग्रेज लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। किसमें? काल कोठरी में। ठीक है, और उस काल कोठरी में बंद करने से क्या होता है कि अंग्रेजों की मौत हो जाती है, जिसके बाद युद्ध हो जाता है। और इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में भीषण युद्ध होता है। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव वीक थे, कमजोर थे। ठीक है, केवल इनके पास 3000 सैनिक थे, परंतु इनके पास लगभग मान के चलिए कि 50,000 सैनिक थे। परंतु वही है ना कि आपस में ही कोई न कोई होता है कि भेद देने वाला। तो उस तरीके की कंडीशन कुछ यहाँ बनी इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। और इनके जो सेनापति थे मीर जाफर की गद्दारी की वजह से क्या होता है कि सेनाएं बिखर जाती हैं और रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध जीत जाते हैं। कौन जीतता है? रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। और एक कैरेक्टर जो मीर जाफर का आता है इनके द्वारा किए गए गद्दारी की वजह से। और इसके इनाम में मीर जाफर को क्या मिलता है कि मीर जाफर अब बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बंगाल के नवाब। किसकी जगह पे? सिराजुद्दौला की जगह पे। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इनसे विश्वासघात करके रॉबर्ट क्लाइव की मदद की और प्लासी का युद्ध जीता। फिर इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर रहते हैं, परंतु मीर जाफर से क्या होता है 1760 में मीर कासिम, एक कैरेक्टर आते हैं मीर कासिम। इनके द्वारा क्या होता है, मीर जाफर द्वारा के पास मिली जो गद्दी है वो गद्दी हथिया ली जाती है। क्या कर ली जाती है? हथिया ली जाती है। और हथियाने को तो ये नवाब बन जाते हैं, परंतु होता क्या है कि जो यहाँ गवर्नर होते हैं बंगाल के, वो मजबूत स्थिति में होते हैं, तो वो दोहन करते हैं या वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस क्रम में मीर कासिम भी कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं, कुछ उत्पीड़न वगैरह होता है, कुछ इस तरीके की चीजें बनती हैं। तो मीर कासिम अंततः एक डिसीजन ऐसा लेते हैं कि एक संयुक्त सेना बनाते हैं, जिसमें अवध के नवाब, कौन? अवध के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय और ये मीर कासिम, ये 3 लोग मिलके, मतलब अवध के नवाब कोई दूसरे थे, ये तीनों लोग मिलके, और जो बंगाल के उस समय के गवर्नर रहे होंगे हेक्टर मुनरो, इन दोनों में युद्ध होता है। और यह युद्ध भी अंग्रेज ही जीत जाते हैं। कौन जीतती है? कंपनी। या फिर और ये 2 युद्ध ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि ये बहुत निर्णायक युद्ध होते हैं और यहां से अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? मजबूत स्थिति में। और इन्हीं दोनों युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1765 में क्या होता है, 1765 में आपकी एक इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को कई सारे राइट मिल जाते हैं, जैसे दीवानी वसूलने का अधिकार। क्या वसूलने का अधिकार? दीवानी वसूलने का अधिकार, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारी प्रेसिडेंसियां थी। तो ये पहले अलग अलग थी, अब इनको इकट्ठा करके इनकी दीवानी वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। यानी कि धन की व्यवस्था लगभग कंपनी के पास और मजबूत हो जाती है, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उदय होता है, पकड़ मजबूत होती है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि 1764 और 1757 के युद्ध से अंग्रेज और मजबूत होकर उभरते हैं और भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करते हैं। तो ये स्लाइड आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग 1765 के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने चल रहे हैं। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। किसमें?
नेक्स्ट लेक्चर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 1 आप इसको कह सकते हैं। अब 1773 के रूलेटिंग एक्ट को हम लोग पढ़ने चलेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। एसआई का एग्जाम अब बहुत अधिक नहीं बचा है स्टूडेंट्स, अपनी मेहनत को दोगुनी कर दीजिए, टाइम आप अधिक देना शुरू कर दीजिए पढ़ने में, क्योंकि बस कुछ ही दिनों का खेल है। इसके बाद